मुकद्दम की रस्म कुल अदा हो चुकी है। इस्लामाबाद में नूर के घर से कुछ फासले पर वाक़े वादी रहमत कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर रखे सुर्ख और सफ़ेद फूल खुश्क हो चुके हैं। इंसाफ है जिसका मुतालबा किया जा रहा है नूर मुकद्दम की फैमिली की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की आवाम की तरफ से। इंसाफ की तो कोशिश हम करते रहेंगे, लीगल एस्पेक्ट्स पर भी हम बात करेंगे इस केस के इंशाल्लाह कल। लेकिन आज जो हम ये केस डिस्कस करना चाह रहे हैं उसमें एक बुनियादी सवाल हमारा जो है वो ये है कि हम काम करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, हमारा आना जाना है, मिलना है मुख्तलिफ लोगों से जो बज़ाहिर बड़े नॉर्मल होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खुश रहते हैं, गमगीन होते हैं। कैसे पता चलेगा हमें कि इस शख्स में इस कदर वायलेंट टेंडेंसीज मौजूद हैं कि वो किसी को कत्ल करके, शूट करके, बेहेड करके, यानी कि सर कलम करके उसके सर के साथ फुटबॉल खेले। ऐसी रेज इंसान में पाई जाती है, ये हमें कैसे पता चलेगा? और इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है, अपने गुस्से पर काबू पाने का क्या तरीका है? क्योंकि बज़ाहिर ये कहा जाता है कि शायद वो शख्स दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगी और बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करते। उसकी वजह यह है कि वो CEO है कंपनीज का, वो कंपनीज के पैनल पे है, वो कंपनीज में नौकरियां कर रहा है, तो फिर तो नॉर्मल ही हुआ ना। तो एक नॉर्मल आदमी कैसे एक इंसान को कत्ल करके सर के साथ फुटबॉल उसके खेल सकता है, उसके जिस्म की बेहुरमती कर सकता है, लाश की? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट डॉक्टर मोइज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलेगा? हम तो बज़ाहिर बड़े ठीक ठाक अच्छे लोग हैं लगने में, लेकिन हमारे ही अंदर इस किस्म के जानवर भी मौजूद हैं जो बज़ाहिर बड़े ठीक ठाक हैं, बाहर से पड़ी हुई डिग्रियां भी हैं, बाहर के पासपोर्ट भी हैं, सिटीजनशिप्स भी हैं। कोई इस चीज़ का पैमाना है कि ये शख्स वायलेंट हो सकता है या इसमें टेंडेंसी मौजूद है? हम कैसे डिफाइन करते हैं एक वायलेंट आदमी को जिसके अंदर ये शायद थोड़ी बहुत टेंडेंसी पाई जाएगी? हमें कैसे पता चलेगा? मैं सेफ हूँ अपने दफ्तर में, मैं बाहर निकलती हूँ, मैं जिन लोगों से मिलती जुलती हूँ, क्या मैं उनके आसपास सेफ हूँ? मैं कैसे ये बात पता लगाऊँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अभी ये वाकयात तो जो मुतवातिर वाकयात है, मतलब हर रोज टेलीविजन पे कोई ना कोई ऐसे ही बात आती है जिसको सुनकर अफसोस भी होता है, डर भी लगता है, मगर शायद अब हम इतने आदी हो चुके हैं कि हमने इसको अटेंशन देना कम कर दिया है। अच्छा, जो आपने टेंडेंसी बताई है, ऐसे शख्स बड़े नॉर्मल होते हैं, कारोबार करते हैं, जॉब्स करते हैं, बड़े सक्सेसफुल होते हैं, इनको बेसिकली कहते हैं साइकोपैथ। साइकोपैथ एक टर्म यूज होता है नफ्सियात के अंदर कि ऐसे लोगों में कुछ ऐसी टेंडेंसी होती है कि जो बचपन से आप उसको पहचान लें तो आपको लगेगा कि बड़ा होकर ये कोई वायलेंट बिहेवियर या कोई ऐसा जुर्म करेगा। साइकोपैथ की कुछ चीजें ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल इनको रिमोर्स नहीं होता, जब कोई काम करते हैं तो गलत काम करते हैं उनको पछतावा नहीं होता, उनको अफसोस नहीं होता। ये कानून की पाबंदी करने की बजाय कानून तोड़ने में ज्यादा फख्र महसूस करते हैं। ये कंपल्सिव लायर होते हैं। अच्छा, ऐसे लोग बज़ाहिर अपने प्रोफेशन में बड़े सक्सेसफुल होते हैं, मगर उनके अंदर जो एक टेंडेंसी होती है वायलेंस की, वो मौजूद रहती है। ऐसे लोग खुदनुमा होते हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, किसी हद तक नाशिस पर्सनैलिटी भी होते हैं। तो अब ये बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई शख्स, अच्छा साइकोपैथ बड़ी खतरनाक चीज है क्योंकि दुनिया में जितने भी सीरियल किलर पकड़े गए आज तारीख में, उनमें से अक्सर जो है वो साइकोपैथ है। क्राइम दो तीन किस्म के होते हैं। एक तो होता है जी वेंजेंस में, आपने बदला लेने के लिए किसी को कत्ल कर दिया। एक होता है कि आप कत्ल करने के बाद जब उसकी लाश के साथ बेहुरमती करते हैं तो आपको एक ताकत का एहसास होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस शख्स ने जो इस बच्ची के सर को फुटबॉल की तरह खेला है, उसके सर को, ये एक ताकत का इजहार होता है कि मैं ये कर सकता हूं। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। स्कूल में बच्चों में अगर आप ये टेंडेंसी देखें कि जो कानून को वायलेट करने में फख्र महसूस करता है, जो बच्चा झूठ बोलता है, जो बच्चा जो है वो अपने आप को शो ऑफ बहुत ज्यादा करता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई टेंडेंसी साइकोपैथ की है कि नहीं है। अगर हम इस चीज पे ध्यान रखें। साइकोपैथ में आते हैं सैडिस्ट? क्या चीज जी? सैडिस्ट में आते हैं, बिल्कुल। एक तो साइकोपैथ वो होता है जो किसी को तकलीफ देकर खुशी महसूस करे, ये भी साइकोपैथ की एक निशानी होती है। और इसी तरह बहुत सारी निशानियां 20 के करीब आइडेंटिफाई की गई है नफ्सियात के अंदर के 20 ट्रेट्स होते हैं जिसके बाद आप कह सकते हैं कि इस शख्स में साइकोपैथ की टेंडेंसी है। अच्छा, हर साइकोपैथ हो सकता है कोई ऐसा अमल ना करे, कोई ऐसी हरकत ना करे, टेंडेंसी होगी उसके अंदर, मौका मिलेगा तो करेगा। अब इस वाकये में हमें नहीं पता कि किस चीज ने उसे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, एक्टिव किया कि वो ये हरकत करे। गोली मार देना सर पे गुस्सा भी हो सकता है, नफरत में भी हो सकता है, ब्रेकअप हो उसमें भी हो सकता है, मगर बिहेड करने के बाद सर के साथ फुटबॉल की तरह खेलना, ये निशानी है इस शख्स की ज़हनी हालत की, इसकी कड़ाहट की, इसकी जालिमाना जहनियत की, और ये इस चीज को करने पे जो फख्र महसूस करता है, जो ताकत महसूस करता है। अगर
आपसे कोई इस शख्स की इवैल्यूएशन कराएगा इस सारे केस को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कहीं कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि लोग इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं ये कह के, और स्पेशली वो उसकी फैमिली के लोग हैं कि भाई वो तो देखें जहनी बीमार है, जहनी मरीज है, उसको क्या सजा देनी, उसका तो इलाज होना चाहिए। लोग इस चीज़ को मुद्दा बना के इस केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे हम इवैल्यूएशन लेंगे इस आदमी की कि ये बज़ाहिर अपने सारे काम बड़े नॉर्मल तरीके से करता है, ये एक रिलेशनशिप में उसके साथ था लड़की के, तो हर चीज़ समझता था जाहिर है, लेकिन उस लड़की ने ज़रूर ये चीज़ देखी है कि ये ड्रग्स भी लेता था, ये वायलेंट भी था, शायद ये कुछ ठीक इसमें चीज़ें नहीं थी, तभी उसने ये फैसला किया कि भाई मैं इसके साथ अब नहीं रहूँगी या मैं रिश्ता ख़त्म करना चाह रही हूँ। तो आप इसको एवेल्युएट किस तरह करेंगे इस शख्स को कि क्या ये मेंटल था और इसको सज़ा नहीं होनी चाहिए और इसको रिहेबिलिटेशन और उस तरफ मामला जाना चाहिए, या ये बिल्कुल नॉर्मल आदमी था और इसको सज़ा के काबिल है ये? देखिए जी, मैंने आपसे कहा ना कि इंसान के अंदर दोहरी शख्सियतें होती हैं। एक जो हम दुनिया से छुपाते हैं, एक जो दुनिया के सामने हम जाहिर करते हैं। उस दूसरी शख्सियत में जो हमारे बातिन के अंदर है, उसके अंदर ये टेंडेंसी अगर है, तो अगर वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है तो फिर तो उसे सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ये शऊर था कि उसे उसूलन पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। जो साइकोपैथ होते हैं उनके अंदर बड़ा मुश्किल होता है, मगर वो उसकी अंदरूनी शख्सियत है। बैरूनी शख्सियत में तो वो बज़ाहिर कामयाब इंसान था। तो ये ऐसा पागल नहीं है कि जिसको आप पागल खाने में दाखिल करें, मेंटल असाइलम में दाखिल करें। ये एक शख्स था जो शहरी था, काम करता था, उसको पता था क्या सही है और गलत है, उसके बावजूद उसने ये हरकत की। इसका मतलब ये सजा का मुस्तहिक है और उसको सजा बराए करम मीडिया के जरिए याद रखें। ऐसा शख्स जो है वो कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसा शख्स मजीद इस तरह के क्राइम्स कर सके? अगर जिंदगी में फिर कोई ऐसी चीज हो जहां उसकी ईगो को ठेस पहुंचे, उसकी अना को ठेस पहुंचे, तो फिर ये कर सकता है वापस ये हरकत। सही है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो जो सज़ा है वो अगर आप इसको मिसाल के तौर पर कोई ऐसी सज़ा देते हैं कि सज़ा देने के बाद ये दोबारा से माशरे में आ जाता है, तो फिर ये दोबारा से माशरे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है ये शख्स? जी बिल्कुल, ये शख्स खतरनाक है। किसी चीज को भी, कोई भी ऐसी हरकत किसी दूसरे शख्स से अगर उसको ऐसी पहुंची जहां उसकी अना को ठेस पहुंचेगी, तो ये फिर रिएक्ट करेगा। सही है, ठीक है। और इस तरह के लोग, अगर हम अपने माशरे की पॉपुलेशन की बात करें, कितने लोग इस तरह के होते हैं जो कि माशरे में मौजूद होते हैं? कितने फीसद कह लें, अगर स्टैटिस्टिक्स हमारे पास कोई नंबर्स हैं, साइकोलॉजिकल कोई एनालिसिस हुए हैं, कोई इस तरह की कोई चीज़? पाकिस्तान में तो इतना नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो कत्ल होने के बाद इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती, बंदा जमानत लेकर रिहा हो जाता है, फिर जुर्म करता है। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ एक शख्स को जिसने कत्ल किया उसकी साइको एनालिसिस हो, उसकी एक रिपोर्ट तैयार हो, उसको डीएनए की सैंपलिंग हो। वो यहाँ पे नहीं है फिलहाल। इतना याद रहे कि जहां कहीं माशरे में किसी शख्स के साथ आप ये चंद चीजें जो मैंने बताई है वो नोट करे, कंपल्सिव लायर हो, सही गलत का वो बार बार फैसला ना कर सके, कानून को तोड़ने में फख्र महसूस करे, अपनी खुदनुमाई खुशनुमाई को आगे बढ़ाए, नाशिज पर्सनैलिटी हो, तो इसका मतलब कि उसके अंदर वायलेंट बिहेवियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। और सर फाइनली जाते जाते, क्योंकि इस हवाले से तो बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें इस केस की हैं, वो दुख भी बड़ा होता है और हैरान परेशान भी बंदा रह जाता है। थेरेपिस्ट था ये, बेसिकली इसकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, इसने खुद थेरेपी सेशंस लिए थे और अपने आप को इसने बेहतर बना के ये प्रूफ किया कि मैं ठीक हूँ और मैं दूसरों को थेरेपी दे सकता हूँ। डॉक्टर साहब, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ज़ाहिर है आपके पास भी मरीज़ आते हैं, आप भी सारी माइंड साइंसेस को जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, लोग आपसे भी मदद के लिए आते होंगे। आप किस तरह देखते हैं, अगर एक एक्सपर्ट ही इस किस्म की काम कोई कर रहा है, थेरेपिस्ट है वो, तो फिर बाकी क्या रह जाता है पीछे? देखिए, जरूरी नहीं कि कोई डॉक्टर हो तो वो बीमार नहीं हो सकता, है ना। हम देखते हैं कि डॉक्टर भी बीमार होते हैं, माहिर नफ्सियात को भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज अगेन वो आम किस्म के इंसान है। इसका थेरेपिस्ट बनने का ये मतलब नहीं कि उसका अपना इलाज हुआ प्रॉपरली। मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर ये मुमकिन हो सके, इसके साथ हिप्नोसिस के सेशन कराए जाए, इसको हिप्नोसिस में ले जाके इसके जहन के अंदर जो इश्यूज है उसको हाईलाइट किया जाए, बाहर निकाला जाए, तो हमें बहुत सारा मवाद भी मिलेगा, हमें डेटा मिलेगा बाद में आइडेंटिफाई करने में किसी शख्स को कि जहां जिसके अंदर एक ट्रेट हो। इसको सिर्फ सजा नहीं दी जाए, इसके बाद इससे पहले इसकी इवैल्यूएशन हो, हिप्नोसिस के जरिए इसके सबकॉन्शियस में जो बातें हैं, या क्यों किया, कैसे किया, क्या सोच थी उसकी, वो सब निकाली जाए, तो हमारे लिए बड़ा मुफीद हो सका आगे आने वाले वक्त में ऐसे किसी शख्स का ट्रीटमेंट करना या इलाज करना या अवाम को बचाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा इसको केस स्टडी के तौर पे ट्रीट किया जाए स्टेट की तरफ से, ताकि आने वाले वक्तों में इस किस्म के केसेस और जो बर्बरियत है वो हमें देखने को ना मिले। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला।